नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार राय और अनअकैडमी जुडिशियरी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने बताया ही था आप लोगों को कि मैं डावरी प्रोहिबिशन एक्ट पढ़ाने वाला हूं और इस डावरी प्रोहिबिशन एक्ट को हमने दो पार्ट में बांट लिया है, पार्ट फर्स्ट करके और पार्ट सेकेंड करके। दो पार्ट में मैं ये डावरी प्रोहिबिशन एक्ट पढ़ाऊंगा और इसमें वो सारे प्रोविजन की चर्चा हम करेंगे जो आपके किसी भी एग्जाम में अगर डावरी प्रोहिबिशन एक्ट से क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो प्री का एग्जाम हो और चाहे वो मेंस का एग्जाम हो, तो वो दोनों पर्पज के लिए परफेक्ट हो। और यहां तक कि मैं आपको नोट्स बनवा दूंगा कि किस तरीके से आप एग्जामिनेशन में लिखेंगे तो आप ज्यादा नंबर पाएंगे, अगर जहां जहां जिन जिन सिलेबस में मेंस में लिखने का ऑप्शन है वहां। और उसमें कुछ जरूरी केसेस की भी चर्चा करेंगे हम लोग, तो इसी पर्पज के लिए हमने इसको दो पार्ट में बांट दिया है, अन्यथा तो एक पार्ट में भी ये खत्म किया जा सकता था। तो शुरुआत करते हैं, उससे पहले थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में जान लेते हैं। और आप जैसा कि जानते हैं अनअकैडमी दो प्रकार की क्लासेस चलाती है, एक स्पेशल क्लास होती है और एक प्लस क्लासेस होती है। तो स्पेशल क्लासेस जो होती हैं वो आप देखेंगे कि फ्री में होती है, मतलब उसके लिए किसी भी प्रकार के सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो क्लासेस प्लस क्लासेस होती हैं उसका लाभ केवल वही पर्सन उठा सकता है जिसने सब्सक्रिप्शन लिया होगा। तो लेकिन अगर जो बच्चे नहीं सब्सक्रिप्शन लिए हैं उनके लिए ये ऑप्शन है कि वो प्लस क्लासेस का लाभ उठा सकते हैं। और अनअकैडमी ज्वाइन करने का फायदा क्या है? अनअकैडमी ज्वाइन करने का फायदा ये है कि आप घर बैठे उन लोगों से जुड़ पाते हैं, उन लोगों के बीच में पाते हैं अपने आप को, खुद को कंपेयर कर पाते हैं, और ताकि अपनी एक्चुअल प्रिपरेशन का पता चलता है कि हमारी प्रिपरेशन कहाँ है। तो इससे हम अपने आप को भीड़ से अलग भी कर पाते हैं प्रिपरेशन के माध्यम से। उसके अलावा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि अनअकैडमी के कुछ जुडिशियरी का जो प्लेटफॉर्म है उस पर कुछ फीचर्स एजुकेटर हैं जिनका नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इन्हीं लोगों में से इन्हीं लोगों द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। जरूरी नहीं होता है कि सारे लोगों से आप पढ़ें, आपको जिस सब्जेक्ट का लेक्चर जिस पर्सन का पसंद में आता है आप उससे पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। फायदे क्या क्या हैं अनअकैडमी ज्वाइन करने के? कि घर बैठे आप प्रिपरेशन कर पाते हैं, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि सब लोगों की परिस्थितियां एक जैसी नहीं है। प्रैक्टिस टेस्ट होते रहते हैं, समय समय पर बैच स्टार्ट होता रहता है, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, डाउट क्लियरिंग सेशन होता रहता है, लाइव टेस्ट होते रहते हैं। तो जो एक स्टूडेंट के लिए जरूरी है वो सारे ऑप्शन यहाँ पे उपलब्ध होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। आगे बढ़ने में आप देखिए जुडिशियरी का एक बैच शुरू हो रहा है जो कि 15 जून को है। 15 जून से शुरू हो रहा है, जो एक साल के लिए कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशियरी बैच शुरू हो रहा है और ये अनिल खन्ना सर और उनकी टीम के द्वारा चलाया जाएगा। तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन लीजिए ताकि इस बैच का लाभ आप उठा सकें। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक तो इस बैच की बात हमने कर ली है। अब ये एक बैच है, यहाँ गलती हो गई है, 9 जून से भी एक बैच की शुरुआत हो रही है। और हाँ, इस बैच की शुरुआत हो रही है जो करण सांगवान सर, फैजन खान सर, सिद्धार्थ दुबे सर और उनकी टीम द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, और ये तो चर्चा हम लोग करते ही हैं कि जो क्रैश कोर्स चल रहा था हमारे से। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और ये है सब्सक्रिप्शन के चार्जेस। सब्सक्रिप्शन के चार्जेस में ये देख लीजिए, 1 मंथ प्लान से लेकर 24 मंथ तक के प्लान उपलब्ध हैं। आप उसमें अपनी कन्वीनियंस के अनुसार कोई भी प्लान चुन सकते हैं। इसके लिए आपको ये राय लाइव कोड यूज करना होगा ताकि आपको 10% का डिस्काउंट हो जाए। अभी फिलहाल एक और डिस्काउंट चल रहा है जिसकी चर्चा मैं अभी आगे करूंगा। आगे बढ़ते हैं फिर। और ये है मेरे बारे में कुछ जानकारी। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार राय है और बनारस में ऑफलाइन एक कोचिंग चलती है जुडिशियरी के लिए, राय जुडिशियल क्लासेस, उसका मैं डायरेक्टर भी हूँ। और पिछले 8 से अधिक सालों से मैं इस फील्ड में टीचिंग कर रहा हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति
जो कि विभिन्न राज्यों में जुडिशियरी में, एपीओ में और लॉ से जुड़ी परीक्षाओं में सफल हुए और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो इसके बाद एक चीज और मैं बता दूं कि यहाँ पे जो हमने अभी बात की थी ना, ये सब्सक्रिप्शन लेने वाली, तो सब्सक्रिप्शन में जो बातें हमने की थी अभी, वो इस समय ऑफर चल रहा है। जैसे अगर 12 मंथ का प्लान आप लेते हैं तो +2 मंथ आपको फ्री में मिलेंगे। इसी तरीके से 18 मंथ का प्लान लेते हैं तो +3 मंथ आपको फ्री में मिलेंगे। 24 मंथ का प्लान लेते हैं तो आपको +4 मंथ फ्री में मिलेंगे। तो ये भी इस समय है, जो लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर है, तो उसका लाभ आप ले सकते हैं। चलिए अब हम डावरी प्रोहिबिशन एक्ट पर आते हैं। डावरी प्रोहिबिशन एक्ट पर आते हैं। सुनो, ये क्यों नहीं आ रहा, उसको करो। ठीक है, अब हम डावरी प्रोहिबिशन एक्ट पर आते हैं। देखिए, डावरी प्रोहिबिशन एक्ट के बारे में कुछ बातें जो प्री के लिए भी जरूरी हैं, उसको जानते हुए चलते हैं और फिर हम लोग मेंस में इसको लिखेंगे कैसे, उसकी भी चर्चा करें। अब जैसे देखिए, आपको अगर मैं बताऊं तो डावरी प्रोहिबिशन एक्ट जो आया था वो 1961 में आया था। 1961 में डावरी प्रोहिबिशन एक्ट आया था। और ये डावरी प्रोहिबिशन एक्ट की अगर आपसे प्री में पूछे कि इनेक्टमेंट डेट क्या है, तो इनेक्टमेंट डेट आप 20 ऑफ मई 1961 का है, यानी 20 मई 1961 को इसकी इनेक्टमेंट डेट है। और जैसा कि आप जानते हैं, इनेक्टमेंट डेट का मतलब ये होता है कि वो लास्ट अथॉरिटी जिसने उस दिन अपनी कंसेंट एसेंट दी थी, तो ये है। लेकिन जिसने अपनी एसेंट जिस दिन दिया जाता है उसी दिन उस एक्ट को लागू नहीं किया जाता। तो इसलिए उसकी अगर आपसे इन्फोर्समेंट डेट पूछी जाए तो इन्फोर्समेंट डेट जो होगी वो 1 जुलाई 1961 होगी। ठीक है, और अगर आपसे एक्ट नंबर पूछा जाए तो एक्ट नंबर 28 ऑफ 1961। तो ये प्री के लिए जरूरी है कि कभी कभी प्री में ऐसे सवाल आते हैं कि इसकी इनेक्टमेंट डेट क्या है, इसकी इन्फोर्समेंट डेट क्या है, या फिर एक्ट नंबर क्या है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट में देख लूं। ठीक है, अब आगे बढ़ने में देख लेते हैं कि इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों बनाया गया है। तो ऑब्जेक्ट में आप लिख दीजिएगा जहां लिखने की जरूरत होगी, और जहां प्री की जरूरत होगी तो इस बात को याद रख लीजिएगा कि दहेज लेना और दहेज देना ये दोनों को प्रोहिबिट करता है। माने दहेज लेने को भी ऑफेंस घोषित करता है और दहेज देने को भी ऑफेंस घोषित करता है। तो उसका ऑब्जेक्ट क्या है, दहेज लेना और दहेज देने दोनों को प्रोहिबिट करता है। देखिए, हमने नोट्स इसलिए हिंदी में बनाए हैं, आप इसी फॉर्मेट में इंग्लिश के शब्द उसमें डाल के अपना नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि दोनों करने के चक्कर में या तो मैं इंग्लिश में बनाता या मैं हिंदी में बनाता। क्योंकि यहाँ पे अगर आपको सच में एक अच्छा नोट्स चाहिए तो कोई एक ही लैंग्वेज का चयन करना होगा, नहीं तो फिर न हिंदी वालों का काम हो पाता है न इंग्लिश वालों का। तो ये हो गया उसका उद्देश्य में। अब उससे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज हमको जानना क्या होगा, जब हमको डावरी प्रोहिबिशन एक्ट पे मेंस में क्वेश्चन आए तो हमको क्या लिखना होगा। सबसे पहली चीज बतानी होगी डावरी क्या होती है। ठीक है, तो डावरी क्या होती है, इसके लिए रीमा अग्रवाल वर्सेस अनुपम का केस है सुप्रीम कोर्ट का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है डावरी के संबंध में। रीमा अग्रवाल वर्सेस अनुपम, आप नोट करते हुए चलिएगा इसको। रीमा अग्रवाल वर्सेस अनुपम का केस है 2004 ऑल इंडिया रिपोर्टर। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जो डिफाइन किया था या मीनिंग बताया था कि डावरी क्या होती है, उसमें है कि विवाह के समय या विवाह के पश्चात विवाह के प्रतिफल के रूप में दिया गया धन, संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति दहेज की परिभाषा में आएगी। कब है, विवाह के समय या विवाह के पश्चात विवाह के प्रतिफल के रूप में, माने चाहे विवाह के समय या उसके पहले या उसके बाद, कंसिडरेशन, विवाह के कंसिडरेशन के रूप में चाहे कोई प्रॉपर्टी दी जाती है, चाहे कोई मनी दी जाती है, चाहे वैल्यूएबल सिक्योरिटी दी जाती है, ये सारी चीजें क्या आएंगी, डावरी के अंतर्गत आएंगी। ठीक है,
ये चीजें क्या आएंगी? गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, आप लोगों का कमेंट मैं देख रहा हूं। गुड मॉर्निंग सनी, गुड मॉर्निंग हीना, गुड मॉर्निंग ज्योति। तो ये दहेज की परिभाषा में आता है, समझ रहे हैं ना? बस एक ही कीवर्ड याद रखना है कि कुछ भी हो, अगर विवाह के कंसिडरेशन के रूप में है तो वो डावरी कहलाएगा। ये बात है इस डेफिनेशन के अनुसार। लेकिन उसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि विवाह के अवसर पर अथवा विवाह के पहले अथवा पश्चात वर अथवा वधू को पारस्परिक प्रकृति में दिए जाने वाले उपहार जो विवाह के प्रतिफल के रूप में नहीं बल्कि प्रेम तथा स्नेह में दिए जाते हैं, दहेज के अंतर्गत नहीं आते। आपको अक्षर दिखाई दे रहे हैं ना साफ साफ? तो विवाह के अवसर पर, विवाह के पहले या विवाह के पश्चात वधु को पारस्परिक प्रकृति में जो उपहार दिए जाते हैं वो उपहार उसके कंसिडरेशन के रूप में नहीं है बल्कि लव और अफेक्शन की वजह से, तो वो डावरी के अंतर्गत नहीं आते और उसे ये एक्ट प्रोहिबिट नहीं करता। नोट कर लिए हैं सारी चीजें? माने दोनों चीजें इसमें आ गई। एक तो ये कि सीधे सीधे उसके कंसिडरेशन के रूप में चाहे कुछ भी दिया जाएगा वो डावरी की परिभाषा में आएगा, और डावरी की परिभाषा में आएगा। एक सवाल मैं अभी पूछूंगा जितने लोग ऑनलाइन हैं उनसे, तो डावरी की परिभाषा में आएगा कंसिडरेशन है तो, लेकिन कंसिडरेशन नहीं है, स्वेच्छा से कोई व्यक्ति गिफ्ट दे रहा है, प्रेम की गिफ्ट दे रहा है, तो उसको हम डावरी की परिभाषा में नहीं रखेंगे। आगे के प्रोविजन और भी उन पर चर्चा होगी हम लोगों की। यहां पे हमने कहा है ना वैल्यूएबल सिक्योरिटी भी डावरी के अंतर्गत है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी का वही मीनिंग होगा जो कि आईपीसी में वैल्यूएबल सिक्योरिटी को बताया गया। अब आप बताएंगे वैल्यूएबल सिक्योरिटी को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया आईपीसी के, बताइए तो कमेंट में तत्काल आंसर दीजिए। वैल्यूएबल सिक्योरिटी को किस सेक्शन में आईपीसी के डिफाइन किया गया? आप देख रहे हैं ना, आपका नोट्स बहुत प्रॉपर बन जाएगा ऐसे अगर आपने इसको लिख दिया तो। वेरी गुड। ठीक है, तो आईपीसी के सेक्शन 30 में वैल्यूएबल सिक्योरिटी को डिफाइन किया गया है। ठीक है, वेरी गुड। अंजनी, हिना और राखी, आप लोगों का सबका आंसर सही है। तो सेक्शन 30 में है ना। तो अब हम आगे बढ़ जाएं, इतना तो आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वो तो केस थी रीमा अग्रवाल वर्सेस अनुपम के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो डावरी की डेफिनेशन दी थी। अब आप जब डावरी प्रोहिबिशन एक्ट की चर्चा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको यह बताना पड़ेगा कि डावरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंतर्गत डावरी किसको कहते हैं। तो डावरी प्रोहिबिशन एक्ट के सेक्शन 2 में, डावरी प्रोहिबिशन एक्ट के सेक्शन 2 में डावरी को डिफाइन किया गया है, और उसके अनुसार डावरी को जो डिफाइन किया गया है उसके अनुसार डावरी क्या है? देखिए लगभग वही चीज है ना कि दहेज के से ऐसी कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति अभिप्रेत है जो विवाह के समय, उसके पूर्व या पश्चात किसी समय एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को या विवाह के किसी भी पक्षकार के माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को या उसके माता पिता को या किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः दी गई हो या दिए जाने का करार किया गया। ठीक है, दिया गया हो या दिए जाने का करार किया गया। अब देखिए ये चीज तो सीधी सी बात है कि आपके बेयर में सीधे सीधे लिखा हुआ है, बस आपको क्या रखना है वही छाप देना है। लेकिन कुछ बातों का ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि प्री में अगर क्वेश्चन आए तो उस चीज को आप कर पाए। अब जैसे कि कुछ बातें हैं कि डावरी एक पार्टी से दूसरे पार्टी को, और दूसरी चीज क्या है ये आप सारी चीजों में देख रहे हैं, एट द टाइम ऑफ मैरिज यानी विवाह के समय, बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज। डावरी तीनों ही कंडीशन में हो सकता है, पहले भी हो सकता है, उसके समय भी हो सकता है और उसके बाद भी हो सकता है। तो एक पार्टी द्वारा दूसरे पार्टी को दिया गया हो, और या फिर दूसरा क्या है
एक पार्टी के माता पिता या उस किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, वो माता पिता के मामा भी हो सकते हैं, उसके चाचा भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है, माता पिता द्वारा दूसरे पक्षकार को या उसके माता पिता को या किसी अन्य व्यक्ति को क्या है, या तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दिया गया हो या फिर दिए जाने का एग्रीमेंट किया गया हो। दिया नहीं गया लेकिन प्रॉमिस किया गया कि हम तुमसे प्रॉमिस करते हैं कि हम डावरी जो है तुमको देंगे इतना, ठीक है ना। तो चाहे दे दिया गया हो डावरी और चाहे दिए जाने का एग्रीमेंट किया गया हो, दोनों ही प्रोहिबिट करता है ये डावरी प्रोहिबिशन एक्ट, ठीक है। तो यहां आपने इतना चीजें नोट कर लिया होगा, उम्मीद है। एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, आप जब मेंस लिखेंगे तो लिखेंगे ही, लेकिन प्री के लिए इंपॉर्टेंट है कि डावरी के अंतर्गत यानी इस एक्ट के अंतर्गत मेहर नहीं आती। और मेहर आप जानते हैं ना, मेहर नहीं आता, इसका मतलब ये आप समझ रहे होंगे कि मुस्लिम लॉ यानी कि खास तौर से शरीयत एक्ट जिन पर लागू होता है उन पर ये डावरी प्रोहिबिशन एक्ट नहीं आता। कहने का मतलब ये है कि मेहर पर्सनल लॉ के अंतर्गत आता है और हमेशा पर्सनल लॉ जो है प्रिवेल कर जाती है, और मेहर जो है, मेहर डावरी के अंतर्गत नहीं आती, ठीक। तो ये आपको प्री के लिए है, और अगर मेंस में आप है तो नोट में करके आप इस बात को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। एक बार आप थोड़ा सा रिस्पांस दीजिए कि ठीक चल रहा है ना, कि कल मैं अपने लेक्चर में इस चीज को और सुधारूं कि और क्या बेहतर बनाऊं। एक चीज इशू हो सकती है आपके लिए, वो इशू क्या हो सकता है, लैंग्वेज, कि इंग्लिश वालों के लिए उतना प्रॉपर नहीं हो पा रहा। लेकिन बेटा हम कोई एक लैंग्वेज चुन सकते हैं और दोनों के करने में खराब हो जाएगी चीजें। तो आप उस फॉर्मेट को देखिए, कंटेंट्स को देखिए और उसको आप जो है इंग्लिश में कर लीजिए। तो आगे बढ़े फिर हम लोग। तो यहां पे हमने क्या देखा, वो सुप्रीम कोर्ट का केस देखा था। अब हमने डावरी प्रोहिबिशन एक्ट सेक्शन 2 की डिफिनीशन देखी, और फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम डिफिनीशन के अकॉर्डिंग चलें तो डावरी के लिए कुछ कंडीशन है। कुछ कंडीशन में क्या कंडीशन हो जाती है, उस सिर्फ उस एसेंशियल के ही, अरे उस डेफिनेशन के हिसाब से हम देख रहे हैं कि कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति दी गई हो या दिए जाने का करार किया गया हो। ये देखिए एग्रीमेंट भी ध्यान रखना है हम लोगों को, देना या उसका एग्रीमेंट करना। दूसरी बात, दूसरी शर्त क्या है कि ऐसी संपत्ति एक पक्षकार की तरफ से दूसरे पक्षकार को दी गई हो, ठीक है। और तीसरी चीज क्या है कि ऐसी संपत्ति विवाह के प्रतिफल के रूप में दी गई हो, क्योंकि शुरू में ही हमने रीमा अग्रवाल के केस में बताया था कि प्रतिफल होगा तभी वो दहेज होगा। अगर कोई गिफ्ट देता है प्रेम और स्नेह की वजह से तो वो गिफ्ट जो है डावरी नहीं हो, तो प्रतिफल के रूप में दिया गया हो। और अगली चीज क्या है, संपत्ति का दिया जाना विवाह के समय पूर्व या पश्चात हो सकता है। ये भी एक कीवर्ड ही है, समय पूर्व या पश्चात हो सकता है। तो 4 एसेंशियल आपने देखे इसमें, एक कि कोई संपत्ति दी गई हो या मूल्यवान प्रतिभूति दी गई हो या उसका करार किया गया हो। ऐसी संपत्ति जो है एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दी गई हो, और एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार का मतलब एक पक्षकार के माता पिता उसके तरफ से दूसरे पक्षकार को या उसके माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति को दी गई हो। क्यों दी गई हो, कंसिडरेशन के रूप में, विवाह के प्रतिफल के रूप में दी गई, और या फिर संपत्ति का दिया जाना दी गई हो, और संपत्ति जो है वो विवाह के समय भी हो सकती है, विवाह के पहले भी हो सकती है, विवाह के पश्चात भी हो सकती है। तो ये एसेंशियल भी आपने उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ने में एक बात मैं बार बार आप लोगों को अंडरलाइन करा रहा था कि एग्रीमेंट माने डावरी लेना और देना ही नहीं, बल्कि डावरी लेने और देने का एग्रीमेंट करने को भी ये एक्ट प्रोहिबिट करता है। और क्या कहता है कि दहेज लेने और देने का एग्रीमेंट जो होगा वो एग्रीमेंट का नेचर क्या होगा, ठीक है। तो ये होगा सेक्शन 5 के अंतर्गत ऐसा एग्रीमेंट वाइड होगा, ठीक है ना। ऐसा एग्रीमेंट क्या होगा, वाइड होगा। तो ये भी याद रखना है। पहले तो ये 2 क्वेश्चन इसमें प्री के बनेंगे। एक तो ये कि डावरी लेने और देने का जो एग्रीमेंट है वो क्या होगा, वाइड होगा। एक बात, किस सेक्शन के अंतर्गत होगा, तो सेक्शन 5 के अंतर्गत होगा।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब प्रश्न यही आता है, ये एक बड़ी चीज है, ये एक बड़ी चीज है, उसको याद रखिए कि क्या गिफ्ट, ये उपहार समझते हैं ना, गिफ्ट, गिफ्ट भी डावरी के अंतर्गत ही आएगा? मतलब मैरिज के समय, मैरिज के पहले या मैरिज के बाद अगर कोई पर्सन गिफ्ट देता है तो क्या वो भी डावरी के अंतर्गत आएगा? तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है जिसको लेके बड़ा डिस्प्यूट रहता है। तो देखिए इस एक्ट का जब आप बेयर एक्ट उठाएंगे, चूंकि हम लोगों के पास यहाँ पे जब पढ़ाते हैं यूट्यूब पे तो बड़ा लंबा लेक्चर नहीं होता, इसलिए देखिए हम एक बार भी अपने पॉइंट से इधर उधर की बात नहीं, मैं थोड़ा सा बता दूं यहाँ पर कि जब आप डावरी प्रोहिबिशन एक्ट का सेक्शन 9 पढ़ते हैं ना, तो प्री के लिए एक चीज वो आप यहाँ भी याद कर लीजिएगा कि सेक्शन 9 जब आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डावरी प्रोहिबिशन को रेगुलेट करने के लिए लॉ बना सकती है, रूल बना सकती है, ठीक है, लिखा होगा उसमें। तो रूल मेकिंग पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है यहाँ पर, और अगर वहीं पे सेक्शन 10 आप देखेंगे ना तो रूल मेकिंग पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट होगा। तो प्री के लिए तो ये भी आपको याद रखना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है कि उसके लिए रूल बना सकती है। तो अब देखिए इसमें हमने क्या लिखा है कि विवाह के समय दिए जाने वाले उपहार दहेज की परिभाषा में नहीं आते, परंतु यह दहेज प्रतिषेध वर वधु भेंट सूची 1985 के नियमों के अंतर्गत होने चाहिए। समझे बात? इसका मतलब ये होता है कि भाई गिफ्ट दिया जा सकता है, गिफ्ट को नहीं रोकता है, लेकिन एक रूल सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना रखा है। कैसे बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल? क्योंकि ये एक्ट पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो इसके संबंध में रूल बना सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया डावरी प्रोहिबिशन के संबंध में कि दहेज प्रतिशत वर वधु भेंट सूची 1985 में। क्योंकि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी सोचा कि भाई देखिए गिफ्ट देना या दहेज देना तो लोग रुक रहे नहीं है, सब लोग दे ही रहे हैं, ले रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ से, तो क्यों ना उसको रेगुलेट करने के लिए थोड़ा सा कानून ही बना दिया। तो उसने अपने पावर को यूज करते हुए एक नियम बना दिया। और नियम क्या बनाया? नियम ये बनाया कि देखिए भाई गिफ्ट ले दे सकते हैं आप, आपको इस पर हम प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं, लेकिन एक नियम होगा गिफ्ट लेने और देने का, उस नियम के अंतर्गत ही जब आप काम करेंगे तो वो गिफ्ट होगा, अन्यथा हम उसको डावरी मान लेंगे। समझे ना बात को? और डावरी मान लेने का मतलब आप समझ रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंस को। तो ये क्या हो गया, एक शर्त हो गई कि उस लिस्ट के अंतर्गत जो 1985 में बनाई गई थी उसके रूल के अंतर्गत ये होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं फिर, और आगे बढ़ने में ये देखिए रूल क्या है, उस जो नियम बनाया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसका सेक्शन 2 क्या कहता है कि जो भेंट वधु को दी जाती है वधु, और जो भेंट वर को दिया जाता है वर, उसकी एक सूची तैयार करेगा, उसकी एक लिस्ट बनाएगा, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, वो उसकी एक लिस्ट बनाएगा कि उसे कौन कौन सी चीजें गिफ्ट में मिली। ठीक है, कौन कौन सी चीजें गिफ्ट में मिली हैं उसकी एक लिस्ट बनाएगा। और ये जो लिस्ट है उसके संबंध में कुछ क्या है कि ये लिस्ट 6 महीने बाद नहीं बनाई जाएगी। कब बनाई जाएगी? ये शीघ्र बनाई जाएगी। और शीघ्र का मतलब ऐसा नहीं है कि स्टेज पर वर कन्या बैठे हैं वहीं एक पेज लेके लिस्ट बनाना शुरू करें, ऐसा भी नहीं है, लेकिन तुरंत कोशिश की जाएगी कि तुरंत जो है उसके बाद तत्काल बना दी। कैसे होगी? ये रिटर्न में होगी, ठीक है। और उसके में क्या क्या चीजें होंगी वो भी जान लेते हैं। उसमें क्या है? उसमें यह है कि क्या है, समझ रहे हैं ना, गिफ्ट में आपको क्या मिला है, उसका अब एमआरपी तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अनुमानित मूल्य लगभग कितने का वो गिफ्ट होगा। अगली चीज, वो गिफ्ट किसने दिया, और अगली चीज कि उससे आपका रिलेशन क्या था, कितना क्लोज रिलेशन था कि इतना महंगा गिफ्ट मिल गया। तो ये सारी चीजें उसमें मेंशन करनी पड़ेगी। क्या आप समझ रहे हैं ना कि ये चीज आप मेंशन जरूर करिएगा जब आप आंसर लिख रहे होंगे। तो उसमें क्या है कि सेक्शन 2 में कुछ रूल बता दिए गए, और सेक्शन 2 ये बात कहता है कि चाहे कन्या को चाहे वर को जो भी गिफ्ट मिलेगा उसकी एक लिस्ट तैयार करेगा, और लिस्ट वो तत्काल तैयार करेगा, विवाह के बाद लिखित में तैयार करेगा। और उसमें क्या क्या चीजें होंगी, क्या सामान है, उसका लगभग मूल्य कितना होगा, किसने दिया, और उससे आपका कैसा रिलेशन है।
इन सब चीजों का उल्लेख उसमें किया जाएगा। और उसके बाद इन दोनों द्वारा, जैसा भी जो लिस्ट जिन्होंने बनाया है, चाहे वर ने बनाया चाहे कन्या ने बनाया, उसके द्वारा उसको सिग्नेचर किया जाएगा उस पर। और उतना ही, अगर अब आप कहेंगे कि सिग्नेचर करने में सक्षम नहीं है तो अंगूठा लगा देगा। ठीक है, तो ये चीज है जो कि जो सेक्शन 9 के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिली थी, उस पावर को यूज करते हुए उसने रेगुलेशन के संबंध में ये रूल बना डाले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और एक चीज और लास्ट में कर लेते हैं, कॉग्निजेंस। भाई डावरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंतर्गत डावरी लेना और देना ऑफेंस है, तो जब डावरी लेना और देना ऑफेंस है तो उसका कॉग्निजेंस कौन लेगा? ठीक है, और दूसरी बात, किस सेक्शन के अंतर्गत लेगा? तो आप उसका कॉग्निजेंस जो लेता है वो महानगर मजिस्ट्रेट यानी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से नीचे का कोई मजिस्ट्रेट नहीं ले सकता। इसका मतलब समझ रहे हैं ना कि कॉग्निजेंस जो है डावरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंतर्गत सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट नहीं लेगा, या तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट लेगा, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट लेगा, या उससे ऊपर के न्यायालय ले सकते हैं। तो वो रूल जो सीआरपीसी का है कि सेशन कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा, तो यहां वो लागू नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? इससे यानी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से ऊपर की जो कोर्ट होगी डावरी प्रोहिबिशन के संबंध में वो कॉग्निजेंस ले सकती है। ठीक है, तो ये चीज हो गई कि कॉग्निजेंस कौन लेगा। तो यहां हमने क्या कहा है, अवर न्यायालय, मतलब उससे नीचे का न्यायालय नहीं लेगा, लेकिन उससे ऊपर का न्यायालय ले सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे लेगा वो? कैसे लेगा? वो लेगा ऑन द पुलिस रिपोर्ट, यानी पुलिस रिपोर्ट उसमें हुई है तो उसके आधार पर कॉग्निजेंस लेगा। अगर उसे किसी भी अन्य प्रकार से ऐसी जानकारी मिलती है कि दहेज का लेन देन कहीं हुआ है तो खुद की जानकारी के आधार पर यानी सुओ मोटो भी ले सकता है कॉग्निजेंस। तीसरी चीज जो है, उस पर्सन के यानी जो विक्टिम है, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसके द्वारा या उसके फादर मदर फादर के द्वारा कंप्लेंट किए जाने पर किसके द्वारा? वो उस पर्सन के द्वारा या उसके माता पिता द्वारा कंप्लेंट किए जाने पर, या फिर किसी मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा कंप्लेंट किए जाने पर भी करेगा। उसके अलावा नहीं करेगा, ही करेगा, अन्यथा नहीं। इस बात को भी प्री के लिए याद रखिएगा। मेंस में तो भाई हम कुछ भी लिख देते हैं, लेकिन प्री में बारीक बारीक चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, तो क्या है कि पुलिस रिपोर्ट पर लेगा, सुओ मोटो ले सकता है, मम्मी पापा के कंप्लेंट पर ले सकता है, या किसी मान्यता प्राप्त संस्था के कंप्लेंट पर ले सकता है। इसके अलावा किसी अन्य तरीके से वो काम कॉग्निजेंस नहीं लेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने देखिए आपको कि डावरी प्रोहिबिशन के आधी चीजें कल के लेक्चर में, अब आज का इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए लिए होंगे। और कल के लेक्चर में हम लोग कुछ केसेस की भी चर्चा करेंगे और जो इस एक्ट के और इंपॉर्टेंट प्रोविजन है उसकी चर्चा करेंगे। आप जानते ही हैं कि बहुत सारे दो पार्ट में हम लोगों ने किया है और इंपॉर्टेंट चीजें दो पार्ट में ही हो पाएंगी। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए और उम्मीद है कि कर लिए होंगे। देखिए पहले हम लोगों ने मीनिंग देखा, रीमा अग्रवाल वर्सेस अनुपम की केस थी। फिर उसके बाद हमने सेक्शन 2 की बात की, डाउरी प्रोहिबिशन को समझा। फिर उसके बाद मेहर इसके अंतर्गत नहीं आती ये। फिर उसके कंडीशन भी देखा कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंतर्गत जो डिफिनीशन है उसके एसेंशियल क्या होंगे। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि अगर कोई एग्रीमेंट किया जाता है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, क्या गिफ्ट भी उसके अंतर्गत आएगा, और वर वधू भेंट सूची के अंतर्गत क्या रूल है गिफ्ट देने का, उसमें क्या फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, और इस सेक्शन के अंतर्गत इस एक्ट के अंतर्गत आने वाले ऑफेंस का कॉग्निजेंस कौन ले सकता है और कैसे ले सकता है। इन सब चीजों की चर्चा आज हमारी हुई है। कल के लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे ठीक 9 बजे तो बाकी के सारे प्रोविजन को हम लोग टच कर देंगे, उसको समाप्त कर देंगे। उम्मीद है कि नोट्स का तरीका ठीक लगा होगा कल के केस में, और कल हम लोग कुछ केसेस की भी चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू नेहा, गुड मॉर्निंग। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।